नमस्कार दोस्तों, स्टडी बडीज़ में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस स्टेट्स के बारे में। दो टर्म्स मेनली डिस्कस करेंगे हम। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस क्या है, स्पेशल स्टेटस क्या है, इन दोनों टर्म्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है, आज ये जानेंगे। साथ साथ में हम ये देखेंगे कि इसके कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस क्या हैं, इसका क्राइटेरिया क्या होता है। हर स्टेट ये चाहता है कि उसको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा दिया जाए, तो बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, तो इन सब के बारे में जानेंगे। साथ साथ में ये देखेंगे कि 14th फाइनेंस कमीशन ने इसके लिए इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन दी थी, तो इन सब के बारे में आज डिस्कस करेंगे। ये भी देखेंगे कि ये किस तरह हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। आइए अपनी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप माने तो प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी बडीज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। देखिए, आगे बढ़ने से पहले हम दो टर्म्स के बारे में अच्छे से जान लेते हैं कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस क्या होता है और स्पेशल स्टेटस क्या होता है। पहले बात करते हैं स्पेशल स्टेटस की। जब स्पेशल स्टेटस की बात की जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ एक खास स्टेट को दिया जा सकता है या सिर्फ उस स्टेट के लिए ही होता है। ये जैसे पहले JNK के लिए जो है स्पेशल स्टेटस की बात की गई थी। बात करते हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की। देखिए, यहां पर एक कैटेगरी बनाई जा रही है, ध्यान रखिएगा। एक ऐसा क्राइटेरिया बनाया जा रहा है जहां पर जो स्टेट उस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है वो इस कैटेगरी में आ जाता है, शामिल हो जाता है। मतलब अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की बात करें, एक ऐसा क्राइटेरिया बनाया गया जो हिली टेरेन होंगे, लो डेंसिटी होगी, लोकेशन जो है अगर बॉर्डर्स के हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर के पास है, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, तो वो कैटेगरी बना दी। उस क्राइटेरिया को जो फुलफिल करेगा वो उस मतलब कैटेगरी में आ जाएगा। तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में जो है ये इसमें काफ़ी स्टेट आ सकते हैं, लेकिन स्पेशल स्टेटस की जब हम बात करते हैं तो ये खास एक स्टेट के लिए ही जो है पर्टिकुलर होता है। तो इस बारे में आगे डिस्कस करते हैं। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का जो क्लासिफिकेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट्स को क्लासिफाई करती है। कुछ ऐसे स्टेट्स जो कि ज्योग्राफिकली और सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज झेल रहे हैं। ज्योग्राफिकली डिसएडवांटेज को अगर हम समझे तो ये भी समझ सकते हैं कि जैसे कुछ हमारे स्टेट्स हैं जो कि जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, साथ साथ में जो हमारे हिली एरियाज़ के स्टेट्स हैं, जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सारे जो हैं यहाँ पे हिल एरियाज़ हैं। तो यहाँ पर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ उतनी ज़्यादा नहीं हो सकती क्योंकि इकोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज़ होगा। और साथ साथ में सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज भी कुछ झेल रहे हैं। जैसे कुछ स्टेट्स के पास जो है रिसोर्सेज ही नहीं है। मतलब वहाँ पर आप ये देख सकते हैं वो जो एरियाज़ हैं वो स्ट्रेटेजिक इंटरनेशनल बॉर्डर के पास हैं। इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वहाँ पर नहीं हुआ है, बैकवर्डनेस है, वहाँ पर नॉन वायबल स्टेट फाइनेंस है। मतलब वहाँ पर स्टेट्स के पास जो है इतने ज़्यादा तरीके नहीं है जिससे कि वो पैसे कमा सकें। तो उन स्टेट्स को जो है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की श्रेणी में डाल दिया जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा असिस्टेंस दी जाती है। वहाँ पे जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ होंगी वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट असिस्टेंट देगी। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो कंसेप्ट है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का वो 1969 में आया जब 5th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आई थी। तो 5th फाइनेंस कमीशन ने ये बात कही कि भाई कुछ ऐसा किया जाना चाहिए ऐसे स्टेट्स के बारे में जो डिसएडवांटेज पोजीशन में है। मतलब हमारे यहाँ पे पूरे इंडिया में एक ही तरह का तो डेवलपमेंट मॉडल नहीं अपनाया जाता। तो कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो डिसएडवांटेज पोजीशन में है। जैसे कुछ स्टेट्स जो है वहाँ पर हिली एरियाज़ है, वहाँ पर पहाड़ है तो इंडस्ट्री स्टैब्लिश नहीं हो सकती। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो कि बॉर्डर एरिया के पास है तो वहाँ पर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ जो है करना बहुत आसान नहीं होता। तो जो स्टेट्स डिसएडवांटेज पोजीशन में हैं उनके लिए कुछ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। मतलब इनको जो है प्रेफरेंस दी जानी चाहिए। ये प्रेफरेंस कैसे देगी सेंट्रल गवर्नमेंट? कुछ सेंट्रल असिस्टेंस दे दी जाए, मतलब फाइनेंशियल पैकेज जो है दे दिया जाए, टैक्स ब्रेक दे दिया जाए, उनसे जो है टैक्स कम लिया जाए। वहाँ पर जो इंडस्ट्री स्टैब्लिश हो तो उनसे भी जो है टैक्स कम लिया जाए। एक स्पेशल डेवलपमेंट बोर्ड्स बनाए जा सकते हैं। वहाँ पे स्पेशल डेवलपमेंट बोर्ड जो है सिर्फ वहीं के डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। रिजर्वेशन जो है वहाँ के लोकल लोगों को लोकल गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ उन्हीं को रिजर्व रखा जाएगा। कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश किए जा सकते हैं। मतलब वहाँ पर जो है जो डिसएडवांटेज पोजीशन में है उनको प्रेफरेंस दी जानी चाहिए और उनको ये सारी सुविधाएं दी जानी चाहिए। तो ये जो फार्मूला है वो नेम किया गया था आफ्टर द डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। ध्यान रखिएगा, फाइनेंस कमीशन ने ये बात कही है तो उसको जो है आगे जो है एडमिनिस्ट्रेटर अगर करना है तो वो कौन करेगा भाई? पहले जो है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल हुआ करती थी। देखिए, प्लानिंग कमीशन हुआ करता था तो प्लानिंग कमीशन और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो डिसीजन वो लेते थे, पूरे देश के लिए वो प्लानिंग करते थे। तो ये जो फार्मूला है ये बनाया गया
डॉक्टर गडगिल मुखर्जी के द्वारा, जो कि डिप्यूटी चेयरमैन थे प्लानिंग कमीशन के। तो अब ये इनका काम क्या था, ये ऐसे ये मतलब ये उस टॉपिक पर काम कर रहे थे जिसमें कि भाई किस तरह से सेंटर के द्वारा स्टेट्स को अलग अलग स्कीम्स के द्वारा, मतलब सेंटर जो है किस तरह स्टेट्स को मदद पहुंचाए अलग अलग स्कीम्स के द्वारा, तो उनको जो है प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो है वो इनके फार्मूले के रूप में आए, ये डॉक्टर गडगिल जी हैं, ठीक है। तो इनिशियली 3 स्टेट्स को ये जो है दिया गया था स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, जिसमें असम, नागालैंड और जम्मू एंड कश्मीर थे। उसके बाद जो है ये जो दिया गया था 1974 और 1979 के बीच में 5 स्टेट्स को जो है ऐड कर लिया गया स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के अंतर्गत, जिसमें हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम और त्रिपुरा जो है शामिल हैं। उसके बाद जो है 1990 में अरुणाचल प्रदेश को भी इसमें ऐड कर लिया गया और मिजोरम को भी ऐड कर लिया गया। बाद में इनकी संख्या हो गई 10 एंड देन लास्ट में 2001 में उत्तराखंड को भी इसमें जो है ऐड कर लिया गया। तो इसमें जो संख्या जो है टोटल 11 है। अब आप इनको कैसे याद रखोगे, इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी 7 जो सिस्टर स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट की वो इसमें शामिल है, एक सिक्किम शामिल हो गया और 3 हिली एरियाज के जो स्टेट्स हैं वो शामिल हो गए। इन 3 हिली एरियाज में कौन कौन से आएंगे आप ये देखिएगा, उत्तराखंड, हिमाचल, ठीक है, हिमाचल, उत्तराखंड और JNK, ठीक है, ये तीनों इसमें हो गए। ये टोटल जो है इनकी संख्या 11 है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की। एक ऐसी कैटेगरी बनाई गई है जिसमें ये 11 के 11 स्टेट जो हैं जिसको वो फुलफिल करते हैं, ठीक है। पर जब डेजोल्यूशन हो गया, मतलब जब प्लानिंग कमीशन को विघटन कर दिया गया, उसको हटा दिया गया और उसके बाद नीति आयोग आया, फिर उसके बाद जो है 14th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आई। तो 14th फाइनेंस कमीशन ने ये कहा कि भाई इस तरह के फार्मूले की ज़रूरत नहीं है, हमें जो है वहाँ पर जो है टैक्स डेवोल्यूशन कर देना चाहिए। टैक्स डेवोल्यूशन का मतलब होता है कि भाई उन स्टेट्स के पास आर्थिक रूप से जो है वो पिछड़ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उनको 32% जो हम पहले पैसा दे रहे थे उनको ज़्यादा पैसा दे देते हैं, 42% दे देते हैं, तो इन स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो भाई 14th फाइनेंस कमीशन ने इस बात को जो है सामने रखा और उसके बाद जो है इस फार्मूला को डिसकंटिन्यू कर दिया गया। जो 14th फाइनेंस कमीशन है उन्होंने जो है रिमूव कर दिया इस तरह का कंसेप्ट जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है, जब इसकी रिकमेंडेशन एक्सेप्ट कर ली गई 2015 में। इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर कोई आपसे पूछता है कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो है वो क्या अभी भी है, तो ये नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो रैशनाइल है स्पेशल स्टेटस का वो कुछ स्टेट्स के लिए अभी भी है। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस अलग है क्योंकि उसमें वो कैटेगरीज बताई गई हैं, जो जो कैटेगरी फुलफिल करेगा वो उसमें शामिल हो जाएगा। लेकिन जब स्पेशल स्टेटस की अगर हम बात करते हैं तो ये सिर्फ खास स्टेट्स की ज़रूरतों को देख करके सिर्फ उसी स्टेट के लिए होता है। तो जो रैशनल है स्पेशल स्टेटस का वो ये है कि कुछ स्टेट्स को जो है, क्योंकि उनके पास जो है इस तरह के इनहेरेंट फीचर्स हैं, मतलब उनको विरासत में ऐसे फीचर्स मिले हैं जहाँ पे लो रिसोर्सेज बेस हैं और वो जो है ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकते, इसलिए वो अपने डेवलपमेंट में भी ज़्यादा पैसा नहीं खर्च कर सकते हैं। तो कौन ग्रांट करता है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को, पहले ये देखते हैं कौन करता था। पहले ये जो डिसीजन है ग्रांट करने का स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का वो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के पास था, जिसमें जो कि प्राइम मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर और जो चीफ मिनिस्टर्स हैं स्टेट्स के वो और मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन, इन सबसे मिलकर बनती थी और ये गाइड करते थे, रिव्यू करते थे कि क्या भाई ये वर्क जो है कैसे करेगा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो ये NDC ही जो है क्योंकि प्लानिंग कमीशन के मेंबर थे इसमें शामिल, तो यही बताते थे कि ये पूरे देश में किस तरह की जो है डेवलपमेंट के लिए काम कैसे किया जाएगा। जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है एक ऐसा मतलब प्लान असिस्टेंस के लिए, क्योंकि पहले जब हम बात करते हैं प्लानिंग कमीशन की तो वो 2 तरह से अपने काम को बांटता था, प्लान असिस्टेंस, नॉन प्लान असिस्टेंस। तो उसमें हमने पहले देखा है कि भाई नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने कुछ स्टेट्स को स्पेशल कैटेगरी में रखा हुआ था, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ प्रोमिनेंट गाइडलाइंस की अगर हम बात करते हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के लिए या स्पेशल स्टेटस के लिए, जिसमें अभी आज की डेट में भी 11 स्टेट्स हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन से हैं हम ये देखते हैं। भाई पहली बात है वो जो स्टेट है वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड होना चाहिए और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, मतलब एक तो पैसों से जो है वो गरीब है और वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, किसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। दूसरी बात वहाँ पर वो जो स्टेट है वो लोकेटेड होना चाहिए हिली एरियाज़ में और वहाँ पर चैलेंजिंग टेरेन हो, मतलब वहाँ पर रास्ते बहुत मुश्किल हो और हिली एरियाज़ हो, पहाड़ी उबड़ खाबड़ पहाड़ियाँ हों वहाँ पर। तो वहाँ पर जो है लो पॉपुलेशन डेंसिटी होना चाहिए, मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर में जो लोग रह रहे हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर में, हम इस बारे में जानेंगे ये क्या होता है। लोग वहाँ पर जो है लोग कम रह रहे हो
डेंसिटी बहुत कम हो और वहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा होनी चाहिए। और वो अगर ऐसा स्टेट जो है वो स्ट्रेटेजिकली सिचुएटेड है, मतलब जो इंटरनेशनल बॉर्डर है जो हमारी नेबरिंग कंट्री से टच हो रहे हैं वो वहाँ पर है। और पांचवा इसमें ये है कि नॉन वायबल नेचर ऑफ स्टेट फाइनेंस। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट के पास जो है इतने जो है रिसोर्सेज ही नहीं है, या स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसा कमाने के तरीके बहुत कम है। जस्ट सपोज कि कोई हिली एरियाज में स्टेट है, जैसे अरुणाचल प्रदेश है और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, वहाँ पर स्टेट्स जो है वो कैसे पैसा कमाएंगे? उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, मतलब लिमिटेड तरीके हैं जिससे वो पैसा कमा सकते हैं। इंडस्ट्रीज वहाँ पे ज़्यादा बड़ी स्टैब्लिश नहीं हो सकती हैं। तो इसी बारे में हम आगे बात करेंगे, एक एक करके बात करते हैं, इनको एक एक करके समझते हैं। देखिए, वो स्टेट जो है इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उस स्टेट में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम हो, मतलब वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ ना हो, वहाँ पे एजुकेशन फैसिलिटीज़ ना हो, वहाँ पर लोगों को मतलब जो है सड़कें ना बनी हो, तो उनको तो ज़रूरत है भाई उन लोगों को वहाँ से उठाने के लिए। ठीक है, जैसे कुछ एरियाज़ में जो है स्लम एरियाज़ जो है पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं, तो इन जगहों पर इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं। ठीक है, इसमें हम ये देखते हैं कि अगर वो स्टेट जो है जीडीपी के लेवल पर अगर वो स्टेट जो है बिल्कुल ही पिछड़ा हुआ है, तो उसके बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे आप ये देखें कि महाराष्ट्र जो है काफ़ी बड़ा स्टेट है और वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत पहले से हो चुका है। तो इन स्टेट्स को जो है, क्योंकि इनकी इनकम बहुत ज़्यादा है, तो इनके लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। लेकिन हम बॉटम स्टेट्स की बात करें, अंडमान निकोबार, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर, गोवा, त्रिपुरा। अब गोवा की जो पूरी की पूरी इकोनॉमी है वो टूरिज्म पर डिपेंड है। तो आप बॉटम 10 के अगर आप स्टेट्स देखते हैं तो वो सारे के सारे स्टेट जो है नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स आते हैं, या उनको स्पेशल जो है स्टेटस की ज़रूरत होती है। तो इन सभी स्टेट्स को जो है जो दिया जाएगा, क्योंकि इनकी जीडीपी के मामले में भी जो है ये काफ़ी कमज़ोर है। ठीक है, आगे बात करते हैं। दूसरी बात हमने ये करी थी कि स्टेट जो है वो हिली एरियाज़ में हो, चैलेंजिंग टेरेन हो। अगर मान लो कि इस तरह के टेरेन होंगे, हिली एरियाज़ होंगे, तो वहाँ पे जो है उनके पास पैसे कमाने के एक तो ज़रिए बहुत कम होंगे, दूसरी बात है यहाँ से नीचे से लेकर ऊपर तक पहुंचाने की जो है बहुत ज़्यादा कॉस्ट आएगी। इसके अलावा अगर भाई छोटे छोटे गांव तो बसा सकते हो, छोटे छोटे कस्बे तो बसा सकते हो, लेकिन इन हिली एरियाज़ में भाई आप बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ नहीं लगा सकते हो, क्योंकि वहाँ की इकोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज़ होगा। तीसरी बात यह है लो पॉपुलेशन डेंसिटी हो, मतलब वहाँ पर 1 स्क्वायर किलोमीटर में जो है वो बहुत कम लोग रह रहे हो, या तो वहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा हो। आप ये देख सकते हैं कि जहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ के उनके वो अपने रीति रिवाज होते हैं, अपना कल्चर होता है, अपना रहन सहन होता है। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारा जो पंचायती राज कानून है वो भी लागू नहीं होता। जैसे पैसा जो है इनके लिए अलग बनाया गया है, 5th शेड्यूल जो है, 6th शेड्यूल जो है इनके लिए अलग बनाया गया है। तो मतलब इनकी खास ज़रूरत है तो इनको जो है दी जा सकती हैं, जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो कम हो या ट्राइबल पॉपुलेशन वहाँ पे ज़्यादा हो। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि अब आप ये देख सकते हैं कि 2001 और 2011 के डेटा को यहाँ पे कंपेयर किया गया है। हमारे लिए ये ज़रूर जानने की है कि स्क्वायर किलोमीटर, 1 स्क्वायर किलोमीटर में जब हम बात करते हैं कि भाई वहाँ पर कितने लोग रह रहे हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में जो है 2001 में 325 रहते थे, पॉपुलेशन बढ़ी, अब 382 लोग 1 स्क्वायर किलोमीटर में रह रहे हैं। आप यहाँ 2011 के डेटा को देखिए, यहाँ पर इसको नज़र मारिए, आप ये देखेंगे कि 11,320 लोग जो हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर में दिल्ली में रहते हैं, और वहीं पर आप ये देखेंगे 9,258 जो है वो चंडीगढ़ की यूटी में रह रहे हैं। 86 पीपल रह रहे हैं यहाँ पर सिक्किम में, और यहाँ पर सबसे कम 17 लोग रह रहे हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर में अरुणाचल प्रदेश में। तो इन लोगों के लिए कुछ किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए, क्योंकि 1 स्क्वायर किलोमीटर में यहाँ पर रह रहे हैं तो ये मार्केट भी नहीं है, इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे क्यों स्टैब्लिश होगी जब तक उनका कुछ माल ही नहीं बिकेगा। तो ठीक है, तो इनके लिए ज़्यादा प्रावधान किए जा सकते हैं। इसको आप इस तरह के मैप से भी समझ सकते हो। चौथा, स्टेट जो है वो स्ट्रेटेजिकली सिचुएटेड होने चाहिए अलोंग द नेबरिंग बॉर्डर, जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, अगर वो वहाँ पर स्टेट्स हमारे जो हैं अगर वो हैं, मतलब अगर उनकी इंटरनेशनल बॉर्डर से हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर से उस स्टेट की जो है बाउंड्रीज टच होती है। हमारी जो है 7 स्टेट से जो है इंटरनेशनल बाउंड्री टच होती हैं, उसको हम इस तरह से देख लेते हैं। जैसे इंडो पाकिस्तान की बाउंड्री जो है, इंडो अफगानिस्तान की बाउंड्री, इंडो चाइना की बाउंड्री, इंडो भूटान, इंडो नेपाल, इंडो म्यांमार, इंडो बांग्लादेश। तो आपको यहाँ पर वो सारी जो है बाउंड्रीज मिल जाएंगी, और सबसे ज़्यादा जो बड़ी बाउंड्रीज है वो हम बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं। तो आप इस चीज़ को देख लीजिएगा। तो इन स्टेट्स के लिए स्पेशल स्टेटस की जो ज़रूरत महसूस की जाती है।
तो क्या स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो है वो अब ज़्यादा स्टेट्स को दिया जा सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि प्रेजेंट सिनेरियो में देखें कि मतलब अभी और स्टेट्स को जो है नहीं दिया जा सकता ये इस तरह का स्पेशल स्टेटस जो है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है कि इसी तरह का प्रोविज़न जो है उसमें नहीं है, हमारे संविधान में कोई प्रोविज़न नहीं है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के लिए। ये बात प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है। तो लेकिन एक वाइड प्रोविज़न रखा गया है जो अवेलेबल किए गए हैं 10 स्टेट्स के लिए, जिसमें आर्टिकल 371, 371A से लेकर 371H और 371J तक जो है ये प्रावधान किए गए हैं। इन स्टेट को स्पेशल स्टेटस इनकी स्टेट्स की खास ज़रूरतों के हिसाब से रखा गया है। कुछ स्टेट्स हैं जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना एंड गोवा। आर्टिकल 371 का जो एल है वो भी ये डील करता है गोवा से, पर ये इंक्लूड नहीं करता कि भाई स्पेशल प्रोविज़न जो है इनके लिए किया गया है, स्पेशल टर्म को इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये जो सेट ऑफ प्रोविज़न्स हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है इसके बारे में, क्योंकि पहले तो एनडीसी करता था, ठीक है। यहाँ पर जो है आर्टिकल 371 में इन सब का प्रावधान किया गया है जिन स्टेट्स की हमने ऊपर बात की है, और इसको जो है आर्टिकल 371 में अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया है, जो कि आर्टिकल 368 के द्वारा किया गया है। और आर्टिकल 370 और 371 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट भी हैं। तो इन स्पेशल स्टेटस जो स्टेट्स हैं इनके लिए तो जो है इसमें बात की गई है। और ये जो स्पेशल प्रोविज़न क्यों किए गए हैं, इसका इंटेंशन क्या है? पहली बात है कि भाई इनके 3 इंटेंशन है। सेफ गार्ड करना वहाँ के जो लोग हैं उनका इंटरेस्ट, क्योंकि जहाँ पिछड़ापन है तो भाई वहाँ के लोगों की जो ज़रूरत है वो तो पूरा करेंगे, और जो वहाँ के लोगों की एस्पिरेशन है जो बैकवर्ड रीजन में है उनको सेफ गार्ड करना। दूसरी बात है प्रोटेक्ट करना वहाँ का कल्चर, इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है जो ट्राइबल पीपल का है। तीसरी बात है डील करना वहाँ पर जो डिस्टर्ब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, क्योंकि इकोनॉमिकली वहाँ पर वो इतने ज़्यादा डेवलप नहीं है, तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है क्रिएट हो जाती हैं, तो उनको जो है उनकी ज़रूरतें पूरी करना। तो बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं एक एक करके बात करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करती है 90% स्टेट का एक्सपेंडिचर जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो होती हैं उन पर किया जाता है। ध्यान रखिएगा, मैंने अपने पहले एक लेक्चर में आपको बताया है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होती है या सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स क्या होती है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो है वो क्या होती हैं कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर कर रही है इस स्कीम को, और यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर के उसका एक्सपेंडिचर जो है बियर करते हैं। और सेंट्रली सेक्टर स्कीम वो होती है जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट 100% जो है अपना एक्सपेंडिचर खुद करती है। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में 90% तो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और 10% देना होता है स्टेट को, वो भी इसको लोन में दे दिया जाता है स्टेट को, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को, और उसकी इंटरेस्ट रेट जो है 0% होता है, ठीक है। प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। सबसे पहले जब भी सेंट्रल फंड जो है कोई खर्चा किया जाएगा तो सबसे पहले इनको प्रेफर किया जाएगा इन स्टेट्स को। कंसेशन दी जाएंगी एक्साइज ड्यूटी पर जो इंडस्ट्रीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए। 30% जो सेंट्रल का टोटल ग्रोस बजट होता है वो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के लिए ही खर्च किया जाता है, ठीक है। पांचवी की अगर हम बात करते हैं, इनको डेट स्वैपिंग जो और डेट रिलीफ स्कीम्स के अंतर्गत जो है इनको बेनिफिट दिया जाता है। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, हमारे काफ़ी स्टेट्स ऐसे हैं जो कि कर्जे में डूबे हुए हैं, तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है डेट स्वैपिंग और डेट रिलीफ स्कीम्स के द्वारा जो है उनको कर्जे को उबारने की कोशिश करती है और उनको हेल्प करने की कोशिश करती है। स्टेट्स को जो है जो स्पेशल स्टेटस दिए गया है जिनको, वो एग्जेम्प्टेड होते हैं कस्टम ड्यूटी से, कॉर्पोरेट टैक्स से, इनकम टैक्स से और बाकी जो टैक्स हैं जिससे कि इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जाए इन जगहों पर। और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स जो हैं उनके पास ये फैसिलिटी होती है, अगर उनको एक साल में अगर गवर्नमेंट ने कुछ पैसा एलोकेट किया और उस साल में वो पैसा नहीं खर्च कर पाए हैं तो वो लैप्स नहीं होगा, बल्कि वो आने वाले जो साल है वो नेक्स्ट ईयर में जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। जैसे सपोज की गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ रुपए एक स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को दिए, स्टेट्स को दिए थे, और वो स्टेट्स जो है वो 6,000 करोड़ ही खर्च कर पाया, तो 4,000 करोड़ जो है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। तो एक बात लास्ट ये डिस्कस करते हैं कि डिफरेंस क्या है कैटेगरी स्टेटस, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस और स्पेशल स्टेटस के बीच में। छोटा सा ये और जानते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा प्रोवाइड करता है स्पेशल स्टेटस एक एक्ट के द्वारा। ध्यान रखिएगा, जो 37 मतलब जो है हमारी जो पार्लियामेंट है उस एक्ट को पास करेगी तब जाकर के वो स्पेशल स्टेटस दिया जाएगा, और वो जो एक्ट है वो पास होगा 2/3 मेजोरिटी दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट में। जबकि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की जो बात करते हैं, मैं स्पेशल स्टेटस की बात कर रहा हूँ जो पार्लियामेंट एक्ट के द्वारा पास कर रहा है, ठीक है। और स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो है वो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा दिया जाता था, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी थी गवर्नमेंट की। फॉर एग्जांपल जम्मू एंड कश्मीर जो है वो एंजॉय करता था एक स्पेशल स्टेटस एज पर द आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और उनको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस भी दिया गया था। पर जब से आर्टिकल
35A को जो है स्क्रैप किया गया है और आर्टिकल 370 को भी स्क्रैप कर दिया गया है और उसके बाद जो है वो यूनियन टेरिटरी बन गया। तो अब ये जो है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस उस पर अप्लाई नहीं होता और अभी बातचीत चल रही है कि उस यूटी को भी जो है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाए। स्पेशल स्टेटस जो होता है वो एम्पावर करता है लेजिस्लेटिव एज वेल एज पॉलिटिकल राइट। इस बात को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए ध्यान से समझिएगा, स्पेशल स्टेटस जब दिया जाता है किसी स्टेट को तो उस स्टेट को जो है अपने खुद के कानून बनाने का अधिकार दे दिया जाता है, पहली बात। दूसरी बात है वहाँ के लोगों के जो पॉलिटिकल राइट है वो भी वही डिसाइड करता है, जैसे जम्मू कश्मीर के उसमें था। लेकिन जब हम बात करते हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की तो वो सिर्फ और सिर्फ जो है इकोनॉमिक या एडमिनिस्ट्रेटिव या फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स की बात करता है कि उनको इतना ज़्यादा रिलीफ दे दिया जाएगा, टैक्स नहीं लेंगे। लेकिन स्पेशल स्टेटस में उनको लेजिस्लेटिव और पॉलिटिकल राइट दिए जाते हैं। कुछ स्टेट्स हैं जो डिमांड कर रहे हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की, जैसे कि आंध्र प्रदेश है। जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो रहा था तो उस समय एक वादा किया गया था इनको कि भाई आंध्र प्रदेश को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाएगा। बिहार डिमांड करता है, गोवा, उड़ीसा, राजस्थान, ये सब स्टेट्स लगातार डिमांड कर रहे हैं। आई होप आज की डिस्कशन फ्रूटफुल रही हो। अगर आपके कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।